नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज की कहानी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से है। देहरादून में एक पुलिस स्टेशन है, क्लेमेंट टाउन, और इसी क्लेमेंट टाउन पुलिस स्टेशन की हद में एक जगह है जिस जगह का नाम है सिरवालगढ़। तो सिरवालगढ़ में सड़क के किनारे झाड़ियों में रविवार की सुबह एक लड़की की लाश मिलती है। रविवार यानी 10 सितंबर लाश मिलती है। तो लाश के सिर पर किसी भारी चीज से हमला किए जाने के निशान भी मिलते हैं और साथ ही शरीर के दूसरे हिस्सों पर भी चोट के निशान मिलते हैं। जिस तरह से लाश सड़क के किनारे झाड़ियों में पड़ी हुई थी और जिस तरह से उस पर चोट के कई निशान थे, जाहिर है नेचुरल डेथ तो हो नहीं सकता, मामला कत्ल का था। जैसे ही देहरादून पुलिस को, क्लेमेंट टाउन की पुलिस को इस मामले में जानकारी मिलती है, पुलिस की टीम वहां मौके पर पहुंचती है और उस डेड बॉडी को रिकवर करती है। डेड बॉडी के पिक्चर्स वगैरह भी क्लिक करती है और साथ ही पुलिस उस मरने वाली लड़की की पहचान पता करने की कोशिशें शुरू कर देती है। लड़की की लाश जहां पर मिली थी उस जगह का पुलिस बहुत बारीकी से मुआयना करती है, जांच करती है, लेकिन लड़की के जिस्म पर सिवाय कपड़ों के और कोई ऐसी बिलोंगिंग, कोई ऐसी चीज़, पर्स, आई कार्ड, कोई जेवर, कुछ भी नहीं था जिससे उस लड़की की पहचान पता हो पाती। ऐसे में पुलिस के लिए अब इस लड़की की पहचान पता करना एक बड़ी और नई चुनौती थी। शुरुआती छानबीन में जब पुलिस लाश का मुआयना करती है और लड़की की लाश को देखती है तो पुलिस ये नोटिस करती है कि थोड़ा सा उस लड़की का जो डील डॉल है, जो हुलिया है और चेहरे की बनावट है, वो नॉर्थ ईस्ट के लोगों से मिलता जुलता है। यानी जैसे उत्तर बंगाल का इलाका हुआ, नेपाल का इलाका हुआ, तो नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है, असम का इलाका हुआ, यहाँ के लोगों के का जो हुलिया जैसा होता है आमतौर पर, उस लड़की का हुलिया, उसकी बनावट, चेहरे की बनावट कुछ उसी तरह मिलती जुलती पुलिस को नज़र आ रही थी। कहने का मतलब ये कि पुलिस को ये लड़की एग्जैक्टली लोकल नहीं लग रही थी। अब पुलिस ने इस मामले की जांच तो शुरू कर ही दी थी, लेकिन ऐसी किसी लड़की को जो बाहर से हो और देहरादून में उसकी हत्या की गई हो, ऐसे मामले को सुलझाना जो है और ज़्यादा मुश्किल काम था। क्योंकि अगर वो लोकल होती तो शायद कोई फरियाद लेकर घर वाला पुलिस के पास पहुंचता, कोई शिकायत दर्ज कराता, लेकिन कई घंटे गुजरने के बावजूद पुलिस के पास किसी लड़की की गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट भी दर्ज नहीं हुई थी। ऐसे में पुलिस के लिए ये एक चैलेंजिंग टास्क था। पुलिस ने यह तय किया कि जहां पर वो लाश पाई गई है उस जगह की तरफ आने और जाने वाले तमाम रास्तों में जो भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, पुलिस उसकी बहुत बारीकी से छानबीन करेगी, जांच करेगी। और इसके लिए पुलिस ने एक डेडिकेटेड टीम बनाई और उसको जिम्मा दिया कि तुम जो है इस पूरे स्ट्रेच में जो गाड़ियां आती जाती हैं उन तमाम गाड़ियों की जांच करोगे और ये देखोगे कि कोई संदिग्ध गाड़ी उस तरफ जाती और आती हुई नजर आ रही है क्या। एक तो ये। दूसरा ये, पुलिस ने यह भी तय किया कि लड़की जो ड्रेस पहनी हुई थी उस ड्रेस के बारे में पुलिस जानकारी लेने की कोशिश करेगी कि वो ड्रेस कहाँ से खरीदी या बेची गई, क्योंकि ड्रेस को देखकर ये लग रहा था कि वो कोई बहुत पुराना कपड़ा नहीं है, नया कपड़ा है। तो ऐसे में पुलिस को लग रहा था कि शायद इस ड्रेस से भी लड़की की पहचान पता करने में पुलिस को कामयाबी मिले, और इसीलिए पुलिस ने आसपास के इलाके में जितने कपड़ों के दुकान थे उन कपड़ों के दुकानों में जाकर उस ड्रेस के बारे में पता करना शुरू किया। तस्वीर पुलिस के पास थी, पुलिस ने तस्वीर दुकानदारों को दिखाई। इत्तेफाक से एक दुकानदार ने उस तरह की ड्रेस बेचने की बात कही और बताया कि हाल के दिनों में उसने इसी प्रिंट, इसी मेक की 8 ड्रेसेस बेची है। तो एक तो पुलिस को यह पता चल गया कि 8 कपड़े उस तरह के हाल के दिनों में एक कपड़े की दुकान से बेची गई है। और दूसरा, जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जब जांच की, सड़क की, तो पुलिस को कुछ संदिग्ध गाड़ियों के बारे में भी पुलिस ने जीरोड इन किया। इनमें तकरीबन 18 से 20 गाड़ियां थी जिन पर पुलिस को शक हो रहा था कि शायद इन गाड़ियों में लाश लेकर जाया गया और लाश को फेंक कर वो गाड़ी वापस भी आई। क्योंकि जब गाड़ी वहां से गई उस डायरेक्शन में, पर्टिकुलर एरिया में, फिर वहां से जो वापस आई, एक लाश फेंक कर आने में जितना वक्त लगता है उस डिस्टेंस को कवर करने में, पुलिस उसका मिलान करके देख रही थी कि कौन सी गाड़ी हो सकती है। तो तकरीबन 18 से 20 गाड़ियों का भी पुलिस को पता चला। इसी के साथ पुलिस ने यह भी नोटिस किया या रियलाइज़ किया कि लाश जो है वो सुबह सवेरे मिली थी। इसका मतलब लाश रात के अंधेरे में फेंकी गई थी, इस बात की आशंका बहुत ज़्यादा है। और अंधेरे में मतलब
जाहिर है थोड़ा रात ढलने के बाद ही फेंकी गई होगी। बिल्कुल शाम के वक्त अगर फेंक दिया जाता या फेंकने की कोशिश होती तो शायद कातिल पकड़ा भी जाता, उसने इस बात का भी ख्याल रखा होगा। तो पुलिस ने जो रात के 8-10 घंटे होते हैं उन 8-10 घंटों पर फोकस करना शुरू किया। उधर ड्रेस के बारे में पुलिस ने पता करना शुरू किया। तो जो उस तरह के ड्रेसेस खरीदने वाले लोग थे उसकी भी सीसीटीवी फुटेज निकालकर पुलिस ने उनको एग्जामिन करना शुरू किया। और पुलिस को इसमें एक कॉमन चीज़ नज़र आई जो बहुत ध्यान देने वाली और गौर करने वाली थी। वो ये कि ये जो सिरवालगढ़ का एरिया है जहाँ पर वो डेड बॉडी फेंकी गई थी, उस तरफ एक पर्टिकुलर किया एसयूवी जाती हुई पुलिस को दिख रही थी और थोड़ी देर बाद वो एसयूवी वापस भी आ रही थी। पुलिस ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि 18 से 20 गाड़ियों की पुलिस ने पहचान की थी और इनमें से ये जो किया एसयूवी थी, इसी किया एसयूवी में बैठकर दो लोग कुछ रोज पहले उस कपड़े की दुकान में गए थे जहां से उन्होंने कपड़ा खरीदा था और कपड़े की दुकान के पास भी उस किया एसयूवी की मौजूदगी के प्रमाण पुलिस को मिले। तो इस तरह कपड़ों की दुकान से कपड़े का खरीदा जाना, किया एसयूवी का उस कपड़े के दुकान के पास होना और उसी किया एसयूवी का डेड बॉडी डिस्पोज ऑफ करने वाली जगह की तरफ जाना और लौटना, ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही थी कि इस पर्टिकुलर एसयूवी का इस मर्डर केस से कोई ना कोई रिलेशन ज़रूर है। पुलिस ने उस एसयूवी का नंबर निकाला और फिर जल्द ही पुलिस ने उसके मालिक को ट्रैक कर लिया। वो भी देहरादून का ही रहने वाला एक शख्स था और जब पुलिस उसके घर पहुंची तो पुलिस को वो शख्स अपने घर में ही मिल गया। नाम था रामेंदु उपाध्याय और ये कोई मामूली आदमी नहीं था, बल्कि ये इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल था। पुलिस ने जब इससे पूछताछ की तो ये पुलिस को देखकर हक्का बक्का रह गया, लेकिन थोड़ी ही देर में इसने अपना जुर्म, इसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और इसने बताया कि उसी ने उस लड़की की हत्या की थी जिसकी लाश आप लोगों को सिरवालगढ़ के झाड़ियों से मिली है। ख़ास बात यह है कि ये लेफ्टिनेंट कर्नल पहले से शादीशुदा था और इस लड़की के साथ शादीशुदा होने के बावजूद रिलेशनशिप में था, अफेयर में था। और जिसे कहते हैं ना, मतलब ये सिर्फ मुहावरे के लिए कह रहा हूँ, इसको अदरवाइज़ न ले। कहते हैं ना कि दो नावों की सवारी, एक तरफ तो भाई आप शादीशुदा हैं, घर में आपकी बीवी है, दूसरी तरफ आप दूसरे लड़की से भी इन्वॉल्व हैं। तो इस तरह का रवैया या व्यवहार जो है अक्सर बहुत तबाही लेकर आता है। तो इस लेफ्टिनेंट कर्नल के साथ भी यही हुआ। ये जो लड़की है ये लेफ्टिनेंट कर्नल को लगातार अपने साथ शादी करने और ख़ुद को पत्नी का दर्जा देने के लिए दबाव बना रही थी और इस दबाव को जब वो हैंडल नहीं कर पाया लेफ्टिनेंट कर्नल, तब उसने इस लड़की की हत्या कर दी। असल में लेफ्टिनेंट कर्नल रामेंदु उपाध्याय की पोस्टिंग पहले दार्जिलिंग में थी, पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में भी जो नॉर्थ बंगाल का इलाका है, दार्जिलिंग, वहाँ पर लोकेटेड है। और ये जो लड़की है, इस लड़की का नाम है श्रेया। ये श्रेया नाम की लड़की मूल रूप से नेपाल की रहने वाली है, लेकिन वो दार्जिलिंग में रहकर एक डांस बार में काम किया करती थी। बार डांसर के तौर पर लोगों को एंटरटेन किया करती थी। कर्नल साहब अपनी पोस्टिंग के समय में वहाँ डांस बार में एन्जॉयमेंट के लिए जाया करते थे और उसी समय उनकी मुलाकात श्रेया नाम की इस लड़की से हुई जो बार डांसर थी। वो श्रेया के करीब आ गए, श्रेया भी करीब आ गई। श्रेया को एक मुकाम मिल गया, लेफ्टिनेंट कर्नल से दोस्ती हो गई। रिलेशनशिप कई सालों तक बहुत बढ़िया चलता रहा। इधर कर्नल साहब की शादी हो गई, परिवार हो गया, लेकिन और कर्नल साहब का इत्तेफाक से ट्रांसफ़र भी हो गया। वो दार्जिलिंग से ट्रांसफ़र होकर चले आए देहरादून। लेकिन वो जो लड़की थी श्रेया, वो कर्नल साहब को भूल नहीं सकी और उसे लगा कि कर्नल साहब ने उसके साथ धोखा किया है। इतने दिनों तक उसके साथ रिलेशनशिप में रहे और अब बिल्कुल टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया, तो ये तो गंवारा नहीं है। तो लड़की ने कर्नल साहब का पीछा करना शुरू किया और उसने पता कर लिया कि कर्नल साहब का ट्रांसफ़र देहरादून हो चुका है। वो फिर दार्जिलिंग से देहरादून पहुंची और जब देहरादून में कर्नल साहब का आमना सामना इस लड़की से हुआ तो कर्नल साहब के तो होश उड़ गए। उन्हें लगा कि यार घर में बीवी है, ये तो पोल खुल गई तो फिर मैं तो मारा जाऊंगा। पोल तो खैर खुल ही चुकी थी, बीवी को भी इस बात की भनक लग चुकी थी और लड़की लगातार दबाव बना रही थी कि नहीं, मुझसे शादी करो वरना मैं छोड़ूंगी नहीं। तो कर्नल साहब ने आखिरकार ये तय किया कि वो इस लड़की की हत्या कर देंगे। उसके बाद प्लान्ड तरीके से उसने लड़की को अपने साथ बुलाया, अपने पास बुलाया और एक दिन पहले यानी शनिवार और रविवार की दरमियानी रात को लड़की की हत्या उन्होंने की। एक सुनसान जगह पर हथौड़े से सिर पर वार करके
घातक तरीके से उसने लड़की की हत्या कर दी। लड़की ने जब खुद को बचाने की कोशिश की, इसका विरोध किया, तो उसके जिस्म के दूसरे हिस्सों में भी चोटें आई और इस तरह से कर्नल साहब ने बिल्कुल विभत्स तरीके से और बेरहमी से उस लड़की की हत्या कर दी। और लाश निपटाने के लिए उन्होंने सिरवालगढ़ की झाड़ियों को चुना, जहाँ पर अपनी किया एसयूवी में डेड बॉडी रखकर वो ले जाकर वहाँ फेंक कर चले आए। उन्हें लगा कि शायद वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे, क्योंकि ये लड़की लोकल तो है नहीं, इसका कोई लोकल फैमिली मेम्बर नहीं है, कोई गार्जियन नहीं है, कोई डेड बॉडी क्लेम करने वाला नहीं है। तो जब कोई कंप्लेन ही नहीं करेगा तो उस लड़की के बारे में पता ही नहीं चल पाएगा, और जब पता नहीं चल पाएगा तो आखिर कैसे पुलिस उस तक पहुंचेगी। इस तरह के तमाम लॉजिक्स उन्होंने अपने दिमाग में बुन रखे थे और उन्होंने डेड बॉडी वहाँ फेंक कर वो इत्मीनान से अपने घर आकर चैन की नींद सो गए। लेकिन दिन ढलते ढलते जैसे ही रविवार का दिन आगे बढ़ा, पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ी। पुलिस ने आखिरकार तफ्तीश आगे बढ़ाते हुए कर्नल साहब को गिरफ्तार कर लिया और अब कर्नल साहब के सामने जुर्म कबूल करने के सिवाय कोई चारा नहीं था। फिलहाल कर्नल साहब पुलिस की हिरासत में है, उनसे पूछताछ हो रही है और अगला मुकाम, अगला ठिकाना उनका जेल की सलाखों के पीछे जाना है। तो आज की कहानी यहीं तक। लेकिन जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप सबको सुनाई थी, मैंने आपको बताया था कि किस तरह से गोवा में एक लड़की का 34 बार चाकू मारकर कत्ल किया गया, और मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि क्या उस कत्ल को रोका जा सकता है। तो बहुत सारे लोगों ने उस सवाल का जवाब दिया है। बेसिकली ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि उस कत्ल को नहीं रोका जा सकता है। जिन लोगों ने उस कत्ल को प्रिवेंट करने या रोकने का तरीका बताया है, उनके कुछ एक तरीकों का जिक्र मैं आपसे करना चाहूँगा। कुछ लोगों ने यह कहा है कि लड़की अगर खुद से उस लड़के से रिलेशनशिप में नहीं रहती तो शायद वो खुद को बचा पाती। लेकिन खैर, जब रिलेशनशिप हो गया उसके बाद अगर कोई उसका पीछा कर रहा हो, उसे परेशान कर रहा हो और जान से मारने की धमकी दे रहा हो, तो कैसे बचे, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। इनफैक्ट जो स्टोरी मैंने आपको सबको सुनाई थी उस पर मेरा टेक या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि वो एक ऐसा कत्ल था जिसे अवॉइड कर पाना या टाल पाना शायद पुलिस के बस की बात नहीं थी। तो एनीवे, क्रिश के नाम से एक आईडी है, उन्होंने कंप्लेन किया है और उन्होंने लिखा है कि इस लड़की को, इस वारदात को वो पीड़ित लड़की जो है खुद ही रोक सकती थी अगर वो उस रिलेशनशिप में नहीं होती और उस लड़के को खुद से दूर रखने की कोशिश करती। कृष्णा राव जी ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। नीरू पालिया जी ने कमेंट किया, इन सच केसेस स्पेशली आफ्टर कंप्लेंट्स गर्ल्स और बॉयज़ मस्ट नॉट लीव अलोन। अच्छा, ठीक है। नीरू पालिया जी ने एक सुझाव दिया, उन्होंने कहा है कि अगर किसी को कोई लड़का या लड़की या कोई भी लव अफेयर के बाद अगर जिल्टेड बनकर किसी को परेशान कर रहा है तो पार्टनर को जो है अकेला नहीं रहना चाहिए, अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी का ख्याल रखते हुए। प्रदीप भाम्बू जी ने कहा है, ऐसी वारदातों को रोकना लगभग नामुमकिन है। मामूनी बोरगोहाई का भी कमेंट है और उन्होंने कहा है कि जो जिल्टेड लवर है जिसने लड़की की हत्या की, वो सच पूछिए तो वो लवर था ही नहीं, वो बिल्कुल ही एक नफरती लड़का था जिसको प्यार मोहब्बत की कोई कीमत नहीं पता थी। शंकरलाल बिश्नोई जी का कमेंट है, राहुल जी का कमेंट है, सुजाता सारा अब्राहम जी ने कमेंट किया है, विश्वजीत का कमेंट है, रितिका जी ने भी कमेंट किया है। लड़की को, उन्होंने लिखा कि लड़की को जब मालूम था कि मैंने इसके बारे में पुलिस से शिकायत की है तो उसे सावधान रहना था और उसे अकेले में नहीं मिलना था। बिल्कुल, ये भी एक तरीका हो सकता था कि लड़की उस पर भरोसा नहीं करती। कई बार जो है हमने देखा है कि लव अफेयर के मामले में आखिरी बार मिल लो, ये डायलॉग जो है वो बहुत ख़तरनाक साबित होता है। विंध्या भट्ट भाटिया ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। इन्होंने लिखा है कि जो तकदीर में लिखा है वो होकर रहता है। शिव प्रसाद पाधी जी का कमेंट है। अमर चंद ने कमेंट किया है। डिटेक्टिव कैनॉन, इन्होंने कमेंट किया है, इन दिस केस पुलिस हैव गिवन ऑल 100%, बट इफ द क्वेश्चन इज कैन दिस मर्डर फेट कुड हैव बीन स्टॉप्ड इन एनी वेज, देन इट डिपेंड्स ऑन कर्मा ऑफ इंडिविजुअल ह्यूमन। खैर, इन्होंने, ऐसे तो इनकी आईडी डिटेक्टिव के नाम से है लेकिन इन्होंने स्पिरिचुअल बातें लिखी है। खैर, एनीवे, आपके कमेंट का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही दिल से इन्होंने बहुत लंबा बड़ा सा कमेंट लिखा है। बहुत स्वागत आपका। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं आप लोगों को पहले भी कह चुका हूं कि मैं सारे कमेंट्स पर्सनली पढ़ता हूं। यहाँ सारे कमेंट्स हूबहू और पूरी तरह पढ़ना बेशक संभव ना हो, लेकिन कमेंट मैं निजी तौर पर ज़रूर पढ़ता हूं, तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कमेंट करते रहें। शिवानी ठक्कर ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। और हाय सुप्रतिम जी, इन नो वे will I justify what the boy did, but sometimes the astringent partner does not empathize with the pain of other। बिल्कुल, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। कई बार ब्रेकअप जो होता है, उस ब्रेकअप में
जो आदमी खुद अपनी तरफ से ब्रेकअप कर लेता है वो शायद सामने वाले की पीड़ा या दर्द को नहीं समझ पाता है, और कई बार इसलिए भी इस तरह की घटनाएं होती हैं। जैसा कि शिवानी ने भी कहा, क्राइम को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, रिलेशनशिप को लेकर बहुत सावधान रहना ये बेहद ज़रूरी है। तो खैर, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़ये के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।